हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को। इससे पहले की जो भी वीडियो है, आपको उससे संबंधित जो वीडियो देखनी हो तो आप चैनल पे जाके उसे ओपन कीजिए। उसमें प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन में देखोगे तो आपको जो भी वीडियो चाहिएगी उसकी सारी वीडियो उसके अंदर मिल जाएगी। तो उसे कंटिन्यू देख सकते हो। अगर सीआरपीसी की चाहिए, आईपीसी की चाहिए या फिर और कोई सी माइनर एक्ट की या डीपी एक्ट की, तो वो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग और पार्ट वाइज कंटिन्यू मिल जाएंगी। तो वो प्लेलिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हो। इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 बताती है कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेन या फिर पुनः स्थापन या इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई आवश्यक तथ्य है वो सुसंगत है इस धारा के अनुसार। दूसरी बात इसमें बताई है कि जो विवादक तथ्य है, जो फैक्ट एंड इश्यू है या फिर रिलीवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है, उसके द्वारा कोई अनुमान, न्यायालय ने कोई अनुमान इंगित किया, तैयार किया, ऐसा उस अनुमान तक पहुंचे, उस अनुमान का कोई समर्थन करे या खंडन करे, वो इस सेक्शन के तहत सुसंगत हो जाएगा। तीसरी बात इसमें यह बता रहा है कि एक समय या कोई स्थान की घटना किस समय घटी होगी, उसका जो समय या स्थान का कुछ निर्धारण करे, वो तथ्य भी इसके तहत सुसंगत होता है। जैसे कि नक्शा मौका है, सवाल आए कि नक्शा मौका किस धारा के तहत सुसंगत है, तो वो सेक्शन 9 होगी। या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बात की जाए तो वो समय का निर्धारण करती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सेक्शन 9 के तहत सुसंगत मानी गई है। और चौथी बात इसमें यह बता रहा है कि पक्षकारों के आपसी संबंध दर्शित करने वाले, तो जो पक्षकारों के जो दोनों पक्षकार हैं उनके आपस में संबंध कैसे थे, उस चीज को इंगित करने वाली चीज भी सेक्शन 9 के अंतर्गत सुसंगत बताई गई है। ये तो होगी इसकी मुख्य बातें। अब इसमें एक एक चीज को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो सुसंगत तथ्य या फिर इनका जो विवादक तथ्य है, इनका स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेन करे या फिर इंट्रोड्यूस, कोई परिचय करवाए, उनका संबंधित जो बात है उसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि ए नामक कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर अभियोग चल रहा है कि उसने बलवा करवाया है। अब मूल बात तो ये हो गई कि इसमें सुसंगत या विवादक तथ्य ये हो रहा है कि ये चीज तो हो गई कि उसने बलवा करवाया है या फिर बलवे के लिए उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। अब इस मामले में इस चीज का समर्थन, इस चीज का जो है परिचय कराने के लिए कि जब बलवा हो रहा था उस समय जो ए नामक जो व्यक्ति था, ये जो पूरा जो संगठन, ये जो समूह था, उसके आगे आगे चल के नारे लगा रहा था, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फलानाबाद, जो भी किस्म के नारे लगा रहा था, वो सबसे आगे चल रहा था। अब ये जो बात है कि वो सब में आगे चल रहा था, वो नारे में प्राथमिकता दे रहा था, तो ये जो बात है इस सेक्शन के तहत सुसंगत है। इसका एक्सप्लेन करने के लिए कि वो व्यक्ति ही नेता होगा, कि जो ए है वो ही इसका नेता था इस समूह का और इसी ने ये बलवा करवाया है। ये तो हो गया बात की स्पष्टीकरण या फिर एक्सप्लेन किस प्रकार या फिर परिचय कराने के लिए आवश्यक तथ्य हो गया। अब बात करते हैं दूसरे इसमें कि दूसरा फैक्ट आ गया कि जो फैक्ट एंड इश्यू या फिर रिलेवेंट फैक्ट का जो अनुमान एक लगाया है उसका समर्थन या खंडन किस प्रकार करते हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 8 के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध कर दिया उसने, व्यक्ति ने अपराध करने के बाद अब उस समय से ही वो व्यक्ति वहां से गायब है। अब वो गायब है तो उसका गायब होना अपराध के तुरंत बाद, उसका जो आचरण है वहां से गायब हो जाना, वो सेक्शन 8 के तहत सुसंगत है इसमें। लेकिन अब इसकी इंट्रोड्यूस की बात हम करें कि इसके जो ये अनुमान तैयार किया, न्यायालय ने ये अनुमान लगाया कि हाँ इसने अपराध किया होगा इसीलिए वो वहां से गायब हो गया होगा, यहां तक अनुमान तक न्यायालय पहुंचता है। लेकिन अब इसके बाद इस आचरण के बारे में चाहे इसका खंडन किया जाए चाहे इसका समर्थन किया जाए, वो तथ्य सेक्शन 9 के तहत सुसंगत होंगे। कैसे होंगे कि मान लीजिए वो व्यक्ति अपराध के बाद चला गया था वहां से, इस बेस पे न्यायालय ने यह अनुमान लगा लिया। अब वो व्यक्ति आने के बाद ये चीज साबित करे कि मैं तो किसी अर्जेंट काम की वजह से वहां से चला गया था, बहुत ही जरूरी मैटर आ गया था, या फिर ऐसे उसी समय कोई खबर मिली कि किसी उसके रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी बात ऐसी वो साबित कर दे कि वो एक ही दम उसे वहां से जाना पड़ा, उस बात की वजह से बिल्कुल अर्जेंट मैटर था, तो वो क्या है, वो इस तथ्य का खंडन कर रहा है कि नहीं, वो तो यहाँ इस मामले में इसका अपराध से कोई संबंध नहीं था,
लेकिन उसकी मजबूरी थी, वहां से उसे जाना पड़ा, इस वजह से वो यहां से गायब हुआ। अब यहां इसने इस तथ्य का कर दिया खंडन। अब बात करते हैं समर्थन की। समर्थन किस प्रकार करेगा? समर्थन के अंदर क्या है, जो व्यक्ति उसका वहां से जो गायब हो गया था, उसके 2 या 4 दिन या 5 दिन के बाद में वो व्यक्ति कहीं पकड़ा जाता है या पुलिस अरेस्ट करती है या कोई व्यक्ति उसे देखता है, और जब देखता है उस समय उसकी हालात ऐसी है कि फटे पुराने हालात में, कपड़ों की खस्ता हाल हो रखी है, दाढ़ी बड़ी हुई है, इस स्थिति में वो व्यक्ति मिलता है और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है उस समय वहां, तो उसका आचरण क्या शो कर रहा है? इस तथ्य का समर्थन कर रहा है। न्यायालय ने जो अनुमान लगाया था कि हो सकता है उसी ने अपराध किया है, और उस तथ्य का इस समय उसकी हालात क्या है, समर्थन कर रही है कि वो इसी वजह से छुपा हुआ था। तो इस समय जो इसका जो समर्थन करने वाला तथ्य है वो सेक्शन 9 के तहत सुसंगत होगा। दूसरी बात, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई ए नामक व्यक्ति है, उसने बी को लूटा, इसका अभियोग लगा कि उसने बी को लूटा भी, साथ में धमकाया भी था। कुछ मान लीजिए उसके साथ बल प्रयोग या जो भी है उसे डर भय दिखा के उसने उसके साथ लूट लिया। अब इस मामले में जिस रात में इसके साथ ऐसा हुआ था, उसी रात में ये जो सी है, इसके साथ भी इसने ऐसी कोशिश करी थी। हालांकि ये लूट नहीं पाया, लेकिन इसके साथ ऐसी कोशिश करी थी। लेकिन अब अभियोग क्या चल रहा है? अभियोग ये चल रहा है कि बी के साथ लूट हुई है इस अभियोग में। अब ऐसा देखा जाए तो इस अभियोग के अंदर सी का जो मैटर है वो कुछ भी नहीं है। सी ने हालांकि कोई अभियोग वगैरह नहीं लाया, लेकिन अब इस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसने ऐसा किया था, सी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी। तो सी का साक्ष्य इस बात का समर्थन कर रहा है कि हाँ उसने लूट करी होगी, ये लूट करता है, इस बात का वो समर्थन कर रहा है। तो इस चीज का साक्ष्य इस सेक्शन के तहत दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि पक्षकारों के जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार इस धारा में सुसंगत, रिलेवेंट हम मान सकते हैं। कि पक्षकारों के आपस में संबंध, मान के चले ए नामक कोई लेडीज है, बी इसका हस्बैंड है। अब ये जो है इनके आपस में संबंध क्या है, ठीक ठाक नहीं है, आपस में झगड़ा पट्टी रहती है। इस वजह से ये ए जो उसकी जो पत्नी है वो क्या करती है, घर से कुछ सामान चुरा के यहाँ सी नामक व्यक्ति को दे देती है कि तुम रख लेना, मैं बाद में लूंगी। अब लेकिन सी जो है क्या है, सी इस बात को, इस बारे में आपस में जानता था कि इनके संबंध वगैरह ठीक नहीं है, ये सारी सिचुएशन से वो परिचित था। वो ये चीज इसे लाके वापस दे देता है, इसके पति को बताता है कि भी ध्यान रखना है चीजों की। तो अब इस मामले में इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि ए और बी के संबंध ठीक नहीं है। ये चीजें सी है वो साक्ष्य दे सकता है अगर इनके बीच में कोई और मामला कहीं क्रिएट होता है तो। और मैटर इसमें रह गया, बात करते हैं इसमें टीआईपी के बारे में, क्योंकि टीआईपी जो है वो सेक्शन 9 के तहत सुसंगत बताई गई है। अब बात करेंगे टीआईपी की परिभाषा के बारे में कि टीआईपी के बारे में कहां दे रखा है डिटेल में। तो सीआरपीसी की जो सेक्शन है 54A, उसमें टीआईपी के बारे में प्रावधान किया गया है कि किसी भी केस से संबंधित जो है पहचान परेड है वो सेक्शन 54A के तहत होगी। और इसमें जो बताया गया है कि जो पहचान परेड होगी वो लिंक एमएम के सामने होगी। जो भी उस केस से संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने ही पहचान परेड करवाई जाएगी। अब इसकी बात करें कि टीआईपी क्यों जरूरी है, किस लिए, इसका महत्व क्या है टीआईपी का। तो महत्व की बात करें तो एक चीज तो सीधा वे में देख लिया जाए कि जो केस से संबंधित जो अभियुक्त व्यक्ति है उसकी पहचान के लिए कि क्या ये वही व्यक्ति था, या फिर कोई वस्तु है जिसकी चोरी हुई है और कुछ जिसके साथ अपराध से संबंधित है, उसकी पहचान के लिए टीआईपी आवश्यक है। और इसमें भी ये आवश्यक है कि जो गवाह व्यक्ति है उसकी क्या रिलेवेंसी है, वो जो गवाह है क्या वो ठीक है, वो सही दे रहा है, गवाही के लिए उचित है कि नहीं। अब गवाह की रिलेवेंसी भी 54A के तहत पता चल जाती है कि वो अगर सही से उसे पहचान नहीं पा रहा है तो वो फिर गवाह की रिलेवेंसी यहाँ खत्म होती है। इसलिए इसके अंदर जो है पहचान परेड का महत्व है सेक्शन 54A के अंदर पहचान परेड का। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहचान परेड हर केस के अंदर ही करवाई जाए, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है कि पहचान परेड अगर नहीं करवाई गई तो वो केस कमजोर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहचान परेड जहां आवश्यक लगती है वहां पहचान परेड करवाई जा सकती है।
जिसमें ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि जी मेरे नाम तो ध्यान नहीं है उस व्यक्ति का जो गवाह है, लेकिन मेरे सामने लाया जाएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। तो उस स्थिति में पहचान परेड करवाई जाती है अभियुक्त व्यक्ति की पहचान के लिए। और जो टीआईपी है उसकी एक वैल्यूएशन ये भी है कि वो समय पे हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि अब मान के चले कि उसके बाद कई दिन ही निकल गए, उसके बाद वैसे ही उसे जो गवाह है उसको दिखा दिया भाई ये अभियुक्त है, इसको पहचान लेना, तो वो उसकी रेलिवेंसी खत्म हो जाती है। तो टीआईपी भी जो अपराध हुआ है उसका जो एक पर्टिकुलर समय है उसके दौरान हो जानी चाहिए। ज्यादातर जो ये है जो टीआईपी है वो होती है जेल के अंदर ही होती है, जो अभियुक्त जेल के अंदर होता है उसी समय वही मजिस्ट्रेट जाते हैं, साथ में आईयू होता है और जो व्यक्ति पहचान करने वाला है उसको ले जाया जाता है। प्रोसीजर ऐसा होता है कि एक प्रकार से एक शीशा होता है बीच के अंदर, इस साइड में जो अभियुक्त व्यक्ति हैं उनको जो भी व्यक्ति होंगे 2, 4, 5, 7, 10 जितने भी डिसाइड करे मजिस्ट्रेट वो व्यक्ति होते हैं। इस साइड में जो पहचान करने वाला वो व्यक्ति होगा। और इस शीशे की सिचुएशन ये होती है कि इसमें जो अंदर वाले जो अभियुक्त व्यक्ति हैं ये उस बाहर वालों को नहीं देख पाते हैं, बल्कि ये जो है बाहर वाला अंदर से सबको देख सकता है और इस वजह से उसको पहचान सकता है। ये प्रोसीजर होता है। बाकी अगर बात करें वस्तु की पहचान के बारे में टीआईपी की, तो वस्तु जो भी चीज है जिसकी भी पहचान करवानी होती है, मान लीजिए अंगूठी है, कोई चेन है, तो उसमें क्या है उससे संबंधित सेम उस प्रकार की 8 या 9 या 10 जो भी कोर्ट डिसाइड करे कि भाई हाँ ठीक है एक चैन है उसके सैदर से दिखाई देने वाली 10 चैन और होगी और एक वो होगी, उसमें वो रख दिया जाएगा। उस व्यक्ति को बोला जाएगा इसकी तुम पहचान करो। वो व्यक्ति पहचान लेता है तो ठीक है, अगर वो पहचान नहीं पाता है उसमें वो गलत बताता है तो वो जो संपत्ति है वो सरकार के कब्जे में चली जाती है और इसका फायदा जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको भी मिलता है, वो व्यक्ति को भी अपराध साबित नहीं हो पाता है उस स्थिति में। ये तो हो गया अपना मामला टीआईपी के बारे में। अब बच गया अपना समय और स्थान निर्धारण करने वाली बात करें तो समय और स्थान का निर्धारण जो करते हैं तो उस मामले में जो नक्शा मौका है उसको इस धारा के तहत सुसंगत माना गया है। प्लस इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, अगर सवाल आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नक्शा मौका किस धारा के तहत सुसंगत है तो वो सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट कहलाएगी। तो ये है अपनी सेक्शन 9। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 10 जो षड्यंत्रकारी के बारे में बात करती है। अब जो सेक्शन 12 है ये सेक्शन 10 कहती है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। सेक्शन 10 ये बात बताती है कि जो षड्यंत्रकारी है, जैसे षड्यंत्र का अपराध सेक्शन 120A के अंदर परिभाषा हमने पढ़ रखी है कि कोई व्यक्ति जो आपराधिक कार्य करने के लिए जैसे ही सहमत होते हैं किसी प्रकार से तो वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो षड्यंत्रकारी के द्वारा जो बात कही गई है, षड्यंत्र का जो अपराध है वो परिपूर्ण होने से पहले, इसके अंदर ये कंडीशन है, अगर वो अपराध परिपूर्ण हो गया और उसके बाद कोई उसके बारे में कुछ बात बोलता है वो रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो कही गई जो बातें हैं वो बातें इस धारा के तहत सुसंगत है। और वो जो बात है वो चाहे जितने भी व्यक्ति हो, एक मान लीजिए 5 व्यक्तियों का ग्रुप है, उन्होंने कोई षड्यंत्र तैयार किया और उसमें से किसी एक ने कोई उसके बारे में कोई लेटर लिख दिया, कुछ और कोई बात जो लिखी हुई है उस कार्य को परिपूर्ण करने के परिप्रेक्ष्य में, तो उस एक व्यक्ति के द्वारा वो लिखी हो की गई कही गई किसी भी प्रकार की जो बात है वो सेक्शन इस 10 के अनुसार सब व्यक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। ये बताती है सेक्शन 10। इस एग्जाम्पल से समझने की करते हैं कोशिश, जैसे कि मान लीजिए विस्फोट का मामला जो होता है, ये कहीं विस्फोट करवाते हैं टेररिस्ट वगैरह, तो इसके अंदर इसी मामले में या फिर सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए ये ए नामक कोई व्यक्ति है वो बी के साथ एक षड्यंत्र में शामिल हो जाता है कि सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये सरकार के खिलाफ ही युद्ध माना जाता है इन चीजों को, इसके लिए वो रेडी होते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों आपस में इस षड्यंत्र में तैयार हो गए। अब इस काम के लिए मान लीजिए सरकार के खिलाफ इन्हें युद्ध करना था। अब इस स्थिति में ये क्या है कि ये दोनों रेडी हो गए। अब इस स्थिति के लिए जरूरी तो नहीं है कि भाई दोनों मिलकर वो युद्ध कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, सारी चीजों की रिक्वायर्ड होती है। इसके अंदर जो है सी है वो कहीं पे दूसरी जगह रह के धन इकट्ठा कर रहा है, डी है वो फिर विस्फोटक वगैरह
मतलब इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा है, ई है वो कुछ और काम कर रहा है, एफ है कुछ और काम कर रहा है। लेकिन इस स्थिति में अब एक व्यक्ति के द्वारा, अब जो ए है, अब मान लीजिए एफ ने कोई बात लिखी, इस संबंध में भी ये काम ऐसे ऐसे करना है, जब तक कि ये काम हो नहीं गया था उससे पहले कोई पत्र लिखता है या कोई चीज जो कोई बात कहीं बोलता है, वो बात ए के खिलाफ भी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। इसमें टोटल के खिलाफ ये जितने भी सदस्य हैं षड्यंत्र के रूप में। बेशक अब जो ए ये कहे कि मैं तो सी डी ई एफ जी ये जितने भी प्राणी थे इनको मैं तो जानता ही नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस षड्यंत्र में शामिल था, इस षड्यंत्र में शामिल था। तो इस षड्यंत्र में जितने भी लोग ये हैं उन सारों में किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कहना, सुनना, लिखना, वो जो बात है तमाम के खिलाफ उस आशय से संबंधित उनका जो भी कॉमन इंटेंशन था, जो एक ही काम जो करने से संबंधित जो बात है, इन तमाम के खिलाफ इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और वो जो बात है वो रिलीवेंट है सेक्शन 10 के अनुसार, ये बताती है सेक्शन 10। इसमें कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि क्या किस प्रकार ये सुसंगत है, क्या षड्यंत्र का अपराध होने के बाद भी कई बात सुसंगत है नहीं है। इस चीज को थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ये ए नामक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे ये बी है और ये पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, ये चार हैं, ये चार व्यक्ति हैं। इस स्थिति में ये क्या है, ये पत्नी है और ये इसका प्रेमी है बी इसका प्रेमी है इसकी एच की वाइफ का। अब इस स्थिति में ये क्या करते हैं, ये केस था एक, उसके बारे में कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, बोल रखा है। इसमें ये जो पत्नी और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं कि एच की हत्या करनी है, एच को मारने के लिए ये आपस में षड्यंत्र रचते हैं। और इस काम को करने के लिए ये जो ए है, ये एक सुपारी किलर था, इस व्यक्ति को सुपारी देते हैं, इस व्यक्ति को हायर करते हैं और हायर करने के बाद ये जो ए है, ए एच का मर्डर कर देता है, ये अपना काम पूर्ण कर देता है। अब इस मामले में जब बाद में ये अपराध घटित हो गया, उसके बाद जब कोर्ट के अंदर पेशी होती है, कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ जब अभियोग आता है पत्नी के खिलाफ, तो ये जो पत्नी है मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देती है और उस बयान में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बयान ये देती है कि उसके अंदर बी का भी रोल था, बी इस मामले में उसके साथ शामिल था षड्यंत्र में। तो इस बात को कोर्ट ने यहाँ सुसंगत नहीं माना। सुसंगत क्यों नहीं माना, क्योंकि ये जो है, ये एक्ट जो था इनका, जो षड्यंत्र का एक्ट है वो खत्म हो चुका था। यहाँ उस व्यक्ति की जो हत्या हो चुकी थी, हत्या होने के बाद ये जो कोई भी बात कहेगी वो सेक्शन 10 में सुसंगत नहीं है। तो इससे आप वो समझिए आ गया होगा कि सेक्शन 10 में क्या सुसंगत है। बस सेक्शन 10 के अंदर वही चीज सुसंगत है, रिलीवेंट है, जो षड्यंत्रकारी जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, जब तक संपन्न नहीं हो जाए और उस काम को करने के आशय से किसी प्रकार से कहता है, सुनता है, लिखता है, बोलता है, वो जो बात है वो सुसंगत होगी। जो एक्ट खत्म होने के बाद यहाँ कोई भी मान लीजिए ये एफ ई ये कोई भी कह दे कि इसके अंदर तो कोई भी शामिल था, ए नहीं जेड भी शामिल था, वाई भी शामिल था, तो ये बात उसकी इस सेक्शन में रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी, बल्कि इससे पहले इसने जो बात षड्यंत्र के संबंध में जो लिख रखी है वो इस सेक्शन के तहत सुसंगत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सेक्शन आपको बेहतर से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे की सेक्शन को हम कवर करेंगे। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।